morning, student. Now see the as we had seen priorly ectopic pregnancy definition we had learned it. Next, sites of ectopic pregnancy, incidence rate we had seen, etiologies में first factor we had learned what prevents or delaying the migration of fertilized ovum, we had seen it. And then now next factor, एट्रोजेनिक रीज़न लाइक सर्टेन रीजंस विच इज़ अननोन, कुछ ऐसे रीजंस हैं जो अननोन है अभी भी, लाइक सर्जरीज, जैसे कुछ सर्जरी ट्यूब लाइगेशन वाली जो हम फैमिली प्लानिंग मेथड में यूज़ करते हैं, ट्यूब लाइगेशन या फिर माइक्रो सर्जरी ऑफ ट्यूब या फिर IUCD लाइक इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में ऑल्सो लीड्स टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी समटाइम्स. इसके अलावा है कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर, जैसे कि अगर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की वजह से हो रहा है या फिर कुछ तरह की स्टरिलाइजेशन ऑपरेशन जो मैंने बताया, ट्यूबल लाइगेशन हो सकता है, रिस्क ऑफ लेप्रोस्कोपिक बाइपोलर कोगुलेशन की वजह से, एंड यूज ऑफ प्रोजेस्ट्रिन ओनली पिल्स, दीज काइंड ऑफ पिल्स मे लीड्स टू एक्टोपिक प्रेगनेंसी. या फिर इंट्रापेल्विक एडेशंस, अगर पेल्विस में एडेशंस फॉर्म हो रहे हैं तो, या फिर ART फॉलोइंग IVF एंड गिफ्ट, जो हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं इन IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए, दे में ऑल्सो लीड्स टू. या फिर प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केसेस है तो, एंड प्रायर इंड्यूस्ड एबॉर्शन अगर हो चुका है तो. दीज आर दी फैक्टर्स. नाउ सेकेंड फैक्टर इज व्हाट फैक्टर फैसिलिटेटिंग nidation in tubes. So these are the factors which facilitate the nidation, uh, penetrate into the tube. तो फर्स्ट इज़ प्रीमेच्योर डिजेनरेशन ऑफ जोना पैलिसिडा, बिकॉज अगर जोना पैलिसिडा का प्रॉपर मेच्योरेशन पे पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है तो इंक्रीज डेसिडुअल रिएक्शन. एज यू नो व्हाट इज़ डेसिडुआ, इट इज़ एन प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम, तो वहाँ पर अगर रिएक्शन हुआ है ज़्यादा तो. एंड थर्ड इज ट्यूबल एंडोमेट्रियोसिस की वजह से. See in this diagram you can see what is endometriosis. It is an abnormal kind of bleeding, or you can say blood stained, which is present outside of or anywhere in the uterine cavity, which present abnormally. See, you can see fallopian tube में भी bleed है, ovary में भी somewhere there is an bleeding stains है, और uterus के fundal area में, which is at the upper side, there may be a chances of endometriosis bleeding. अंदर के side में you can see in the inner side of cavity there is a presence of endometriosis, or anywhere in the tract presence of bleeding, blood stained या फिर bleeding is called endometriosis. Now mode of termination, तो how you will terminate this ectopic pregnancy. तो इफ़ देर इज़ एन ट्यूबल मोल ओनली, अगर वो सिर्फ मोल फॉर्मेशन हुआ है तो कंप्लीट एबॉर्शन इज़ पॉसिबल, या फिर एबॉर्शन हो सकता है. दोनों केसेस में अगर इफ़ देर इज़ ओनली ट्यूबल मोल फॉर्मेशन तो कंप्लीट एबॉर्शन या फिर एबॉर्शन हो सकता है. इफ़ देर इज़ एन ट्यूबल एबॉर्शन दैट मे कंप्लीट और इनकम्प्लीट, तो अगर ट्यूबल एबॉर्शन अपने आप हो रहा है तो दैट मे देर इज़ अ चांसेस कि इट मे कंप्लीट और इनकम्प्लीट हो सकता है. ट्यूबल रप्चर, इफ़ देर इज़ एन रप्चर ऑफ ट्यूब्स तो दैट में फ्लोर और रूफ दोनों तरह साइड पे रप्चर हो सकता है. अगर ट्यूबल परफोरेशन हो रहा है तो दैट सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर सेकेंडरी इंट्रा लिगामेंट्री प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं. तो दीज आर दी मोड ऑफ टर्मिनेशन, यू कैन सी बाय नेम, ट्यूबल मोल, ट्यूबल एबॉर्शन, ट्यूबल रप्चर एंड ट्यूबल परफोरेशन. तो these four are the mode of termination. Keep remember this mode of termination: tubal mole, tubal abortion, tubal rupture and tubal perforation. Now next we'll see the clinical features, yeah, you can say clinical presentation of acute ectopic pregnancy. तो फर्स्ट इज़ रिप्रोडक्टिव एज, इम्पॉर्टेंट है. मदर का एडवांस एज है या फिर वो अंडर एज में है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज़ स्टेबल टू शॉक, उसकी शॉक की कंडीशन तो डेवलप नहीं है. एमिनूरिया में प्रेजेंट और नॉट. एब्डोमिनल पेन कैसा है उसको, दैट यू सपोज टू चेक. फेंटिंग अटैक तो नहीं आ रहे, दैट मीन्स वो बार बार उसको चक्कर आ रहे हो, दैट इज सपोज टू बी चेक. एंड वजाइनल ब्लीडिंग इज टू बी असेस. Signs, what are the signs of ectopic pregnancy is pallor,
मदर लुक लाइक पैलोर, टेकीकार्डिया की कंडीशन हो सकती है, हाइपोटेंशन में डेवलप, टेंडरनेस, गर्डिंग एंड विजिडिटी प्रेजेंट हो सकती है मदर में। सर्विक्स का जो मूवमेंट है दैट इज टेंडर। व्हेन यू विल डू द परवजाइनल एग्जामिनेशन बाय डिजिटल, तो यू कैन आइडेंटिफाई सर्विक्स इज टेंडर एंड फॉर्निक्सियल टेंडरनेस, और जो उसके फॉर्निक्स है वहाँ पे भी टेंडरनेस प्रेजेंट हो सकती है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस मींस कि व्हेन यू विल चेक द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कभी कभी वो मिस इवेलुएट भी हो जाती है विथ कंडीशन ऑफ PID, acute PID, that is PID stand for pelvic inflammatory disease, and second is acute appendicitis, third is rupture corpus luteal cyst and twisted ovarian tumor. So these are the conditions which may causes the differential diagnosis. Now diagnosis, uh, what are the investigation are taken places in the ectopic pregnancy? तो सबसे पहले रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन जैसे कि CBC है, ब्लड ग्रुप है, ऑल सीरम है और क्रॉस मैच है, दैट आर नॉर्मल रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जो किए जाते हैं। इसके अलावा है UPT, मतलब यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है टू आइडेंटिफाई डज इट एक्चुअली प्रेगनेंसी और समथिंग एल्स। सेकेंड बीटा HCG लेवल, तो मदर के ब्लड में या उसके यूरिन में कितना HCG लेवल प्रेजेंट है, दैट यूज टू बी आइडेंटिफाइड इन एक्टोपिक विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल आइडेंटिफाई किया जाता है। कल्डोसिंटासिस का टेस्ट किया जाता है। कल्डोसिंटासिस इज बेसिकली अ काइंड ऑफ टेस्ट कि जहाँ पे आप वजाइनल जो फॉर्नाइसिस है वहाँ से फ्लूइड का कलेक्शन करते हो। अल्ट्रासोनोग्राफी एंड लेप्रोस्कोपी यूज टू बी डन। दिस इज द डायग्राम टेस्ट ऑफ कल्डोसिंटासिस, जहाँ पे हम एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन करते हैं बिहाइंड द यूट्रस। सी इन द डायग्राम यू कैन सी जो सिरिंज है उसका निडल इज जस्ट बिहाइंड द यूट्रस। सो दिस इज द पार्ट ऑफ वेयर द फ्लूइड इज, जो ग्रीनिश कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज एबनॉर्मल काइंड ऑफ फ्लूइड इज कलेक्टेड इन इट। तो दिस कैन बी आइडेंटिफाइड और ये फ्लूइड को इंजेक्ट करके बाहर निकाल कर निडल के थ्रू उसको हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। तो दिस टेस्ट इज नेम्ड एज कल्डोसिंथेसिस। नाउ अर्ली डायग्नोसिस एट 4 to 5 वीक्स, जब भी प्रेगनेंसी 4 से 5 हफ्ते मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ की होगी तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ट्रांस वजाइनल एग्जाम स्कैन के थ्रू अल्ट्रासोनोग्राफ जो करते हैं वो ट्रांस वजाइनल करके GSEC विजुअलाइज हो रहा है कि नहीं आप आइडेंटिफाई कर लोगे और कहाँ पर हो रहा है, तो दैट कैन बी गिव्स अ क्लियर आइडिया। सीरम बीटा HCG लेवल इफ इट इज़ मोर देन 1600 MIU पर ml है अगर, तो ठीक है। तो सबसे पहले अगर 4 to 5 वीक्स में ही आपको आइडेंटिफाई करना है तो एक वजाइनल सोनोग्राफी होती है जिसमें GSEC दिखाई देता है। बीटा HCG लेवल यूज टू बी आइडेंटिफाइड, और जब भी बीटा HCG लेवल मोर देन 1600 से अबव होगा तो दैट गिव्स अ क्लियर आइडिया ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और अगर इट इज़ नॉट डबल्ड इन 48 आवर्स द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज सजेस्टेड। Early diagnosis में if you'll go with after 5 weeks, these priorly we had seen at 4 to 5 weeks. Now if you are going after 5 weeks, then ट्यूबल रिंग बाई 6 वीक्स, तो जो भी ट्यूबल रिंग है वो 6 वीक्स की हो चुकी होंगी। आफ्टर 5 mm डायमेंशन एज अ कंप्लीट सोनुसेंट सेक विल बी यॉक सेक एम्ब्रियोनिक पोल विदाउट फीटल हार्ट एक्टिविटी कैन बी आइडेंटिफाइड। तो जहाँ पर भी अगर वो एम्बेड हो रहा है तो वहाँ पे बच्चे का हार्ट एक्टिविटी विल नॉट बी डेवलप। इसके अलावा GSEC विथ और विदाउट अ लाइव एम्ब्रियो विल बी आइडेंटिफाइड। रप्चर्ड एक्टोपिक फ्लूइड विथ फ्लूइड इन POD and an empty uterus, so you can identify the कल्डोसिंथेसिस में आपको फ्लूइड का कंटेंट फील होगा, और यू कैन गो विथ कलर डॉपलर। नाउ व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी? तो देयर इज 2 कंडीशंस टू यू, एक कि जिसमें रप्चर हो चुका है एक्टोपिक तब आप क्या करोगे, और सेकेंड इज कि अनरप्चर्ड एक्टोपिक है कि जब अभी उसको रप्चर नहीं हुआ है तो क्या करोगे। तो सीवियर मोस्ट कंडीशन इज रप्चर्ड एक्टोपिक कि जिसमें आपको ट्रीटमेंट ऑफ शॉक एंड लेप्रोटॉमी करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे उसका फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो चुका है या फिर जहाँ पर भी बच्चा डेवलप हुआ है दैट इज यूज टू बी रप्चर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ट्रीट द शॉक एंड सेकेंड इज लेप्रोटॉमी।
ये हो गया रप्चर के लिए. इफ़ द टॉपिक इज़ नॉट रप्चर्ड येट और आपने उसको अर्ली स्टेज पे ही आइडेंटिफाई कर लिया है, तो व्हाट यू विल डू इज़ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जिसमें मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट करते हैं. व्हाट इज़ द मेडिकल मैनेजमेंट फॉर इट इज़ मेथोट्रेक्सेट दिया जाता है एंड पोटाशियम क्लोराइड इंटू एमनियोटिक सेक में इंजेस्ट किया जाता है, लेप्रोस्कोपी की जाती है एंड सोनोग्राफी गाइडेंस के थ्रू डायरेक्ट लोकल मेथोट्रेक्सेट 50 मिलीग्राम IM दिया जाता है. एंड सर्जिकल कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे हम इसमें, लेप्रोस्कोपिक कंडीशन में, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में लीनियर साल्फिंजेक्टोमी या फिर साल्फिंजेक्टोमी कर दिया जाता है. मतलब आप जहाँ पे उसको डेवलप हुआ है, साल्फिंग मतलब कि फेलोपियन ट्यूब, और अगर उसमें प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है तो उसको कट करके वहाँ से उसको रिमूव किया जाता है. सेगमेंटल रिसेक्शन एनास्टोमोसिस मतलब कि जहाँ पे ग्रोथ हुआ है, अगर आप उसको कट करके नहीं निकाल पा रहे हो तो उन दोनों एंड पे उसको कट कर देंगे फेलोपियन ट्यूब को एंड देन विल कनेक्ट इट, और जो मिडल पार्ट है उसको रिमूव कर लेंगे. इसके अलावा फोर्थ कंडीशन इज योर फिम्ब्रियल इवाक्यूएशन, मतलब जहाँ पे मिल्किंग के थ्रू दी डॉक्टर्स विल डू द मिल्किंग, फेलोपियन ट्यूब को पिंच करते हुए लेकर आएंगे फिम्ब्रियाज में से, उसको निकाल देंगे बाहर. तो दैट इज नाउ. नेक्स्ट कंडीशन इज परसिस्टेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसको PEP भी बोलते हैं. नाउ दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ साल्फिंजोक्टोमी या साल्फिंजोस्टोमी. ये जो है परसिस्टेंट एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंडीशन, कि जब भी रेसिडुअल ट्रोफोब्लास्ट कंटिन्यू टू सर्वाइव बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट इवाक्यूएशन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दिस कंडीशन अराइजेस कि जब भी कभी अबॉर्शन के प्रोडक्ट को निकालने में आप मिसगाइड हुए या फिर हाफ ऑफ पार्ट उसका निकला है और हाफ ऑफ पार्ट अंदर रह गया है, तो कभी कभी ट्रोफोब्लास्ट जो है दे सर्वाइव, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ कंटिन्यू रहता है. तो डायग्नोसिस में बी मेड बाय द प्रेजेंस ऑफ HCG लेवल के थ्रू एंड ट्रीटमेंट इज रीऑपरेशन किया जाता है और देन साल्फिंजोक्टोमी किया जाता है, उसको कंटेंट को वापस निकाला जाता है. एंड मिथोट्रेक्सेट इंजेक्शन विल बी गिवन 50 mg per m2 IM or oral can be given. So this is about the persistent ectopic pregnancy. Now this we had talked about the acute phase. Now I'll talk about the chronic ectopic pregnancy. Investigations can be done as similar as prior, जिसमें हम HCG लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं. अल्ट्रासोनोग्राफी usually hematocele is found, that fluid or with blood used to be identified, that is laparoscopic condition will be done. ट्रीटमेंट मेनली सर्जिकल, इसमें क्रॉनिक एक्टोपिक के टाइप में ज़्यादातर सर्जरी ही प्रेफर करते हैं, जिसमें साल्वेंजेक्टोमी करके ऑफेंडिंग ट्यूब को, ऑफेंडिंग ट्यूब जो भी अफेक्टेड ट्यूब है उसमें उसको कट करके कंटेंट को बाहर निकाला जाता है. और अगर आपको लगता है कि उसका जो पेल्विस एरिया है या फिर जहाँ पर हमने फ्लूड आइडेंटिफाई किया दैट गेट इन्फेक्टेड, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दी जाती है. और साल्फिन जो ओफ्रेक्टोमी का मतलब होता है कि जब इसी क्रॉनिक की कंडीशन में फेलोपियन ट्यूब के साथ साथ ओवरी भी इन्वॉल्व होती है, तो उन दोनों को क्रॉस सेक्शन किया जाता है. सर्जिकली if we'll see the comparison between laparoscopy and laparotomy, तो हॉस्पिटल क्योंकि स्कोपी इज़ वेरी वेरी फिजिबल, अभी आज के टाइम में स्कोपी इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड, क्योंकि यहाँ पे आप एक ओपनिंग, छोटा सा ओपनिंग करते हो, जिसकी वजह से हॉस्पिटल कॉस्ट जो है लेप्रोस्कोपी में बहुत कम होता है, जबकि लेप्रोटोमी में ज़्यादा होता है. पोस्ट ऑप एडेशंस जो हैं, एडेशंस का फॉर्मेशन जो है वो लेप्रोटोमी में बहुत ज़्यादा होता है, जबकि लेप्रोस्कोपी में वेरी लेस. रीअकरेंस के चांसेस दोनों में सेम है. फ्यूचर फर्टिलिटी दोनों में सेम है. एक्सपीरियंस सर्जन कि आपको लेप्रोटोमी के लिए बहुत ही ट्रेंड सर्जन चाहिए, और लेप्रोस्कोपी के लिए आपको स्पेशलिटी किया हुआ स्पेशल सर्जन की ज़रूरत पड़ती है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइड ऑफ सर्जिकल कॉस्ट. नाउ नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी. तो थिक एंड वास्कुलर मस्कुलेचर ऑफ यूट्राइन wall, let it be, we'll end it here. Till that, if you have any query you can ask me till that topic contain.